प्रिय छात्रों, फिजिक्स के दूसरे टॉपिक में आज दूसरे दिन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। दाब किसे कहते हैं, याद रखेंगे। दाब दाब को हम लोग इंग्लिश में प्रेशर के नाम से जानते हैं। किसी वस्तु द्वारा एकांक क्षेत्रफल पर लगते हुए माने लगने वाले बल को ही हम दाब कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति 1 इकाई लंबा और 1 इकाई चौड़ा हो और इस पर जितना हम बल लगा देंगे, जितना इस पर हम फोर्स लगाएंगे, उसी को हम क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। तो दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। इसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाई एरिया। ये फॉर्मूला भी हम याद रखेंगे कि पी से प्रेशर, एफ से फोर्स और ए से एरिया। हम लिखते जाएंगे। एफ से तुम कॉपी में भी लिख सकते हो बच्चे, रोक रोक कर। फोर्स होता है और ए से क्या होता है, एरिया होता है। तो दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल, अर्थात प्रेशर इज इक्वल टू एफ बाई ए। ये फॉर्मूला याद रखेंगे हम लोग। और दाब का मात्रक याद रखेंगे, पास्कल होता है, भूलेंगे नहीं। कई बार पूछ चुका है परीक्षाओं में कि दाब का मात्रक क्या होता है, पास्कल। या इसे ही हम न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के नाम से जानते हैं। क्योंकि हम जानते हैं बच्चे कि दाब बराबर पी बराबर होता है एफ। एफ का मात्रक होता है न्यूटन। यहाँ देखो, एफ का मात्रक हो गया न्यूटन बटा एरिया का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो दाब का मात्रक हम लिख सकते हैं, पास्कल भी लिखते हैं बच्चों, या हम तो पास्कल भी लिख सकते हैं, या हम इसके लिए न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ये दोनों लिख सकते हैं। तो दाब के बारे में आइंदा जब भी पूछा जाए बच्चे, बताओगे कि दाब का सूत्र बोलो, दाब बराबर क्या होता है, तो लिखेंगे दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, या प्रेशर इक्वल टू एफ बटा ए। और मैं पूछूंगा दाब का, यहाँ देखो ध्यान दो इस पर कि दाब का मात्रक क्या होता है, तो लिखेंगे पास्कल होता है, या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। हम इसे संकेत में लिख देते हैं एन बाई एम स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। चलो अब हम फिर पढ़ने जा रहे हैं भार क्या है। इसे समझेंगे बच्चे, खूब बेहतरीन तरीके से समझो भार के बारे में। भार को इंग्लिश में वेट कहते हैं। एक होता है द्रव्यमान, इसे हम थोड़ा सा बता दें। द्रव्यमान को इंग्लिश में हम मास कहते हैं, MASS। और भार को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, वेट कहते हैं, WEIGHT। तो देखो बच्चों, किसी वस्तु को जितने आकर्षण बल मतलब अट्रैक्शन फोर्स से पृथ्वी अपनी ओर खींचती है, उसे उस वस्तु का भार कहते हैं। माने हमारी जो पृथ्वी है ना, किसी भी वस्तु को अपनी ओर खींचती है, तो जितने आकर्षण बल से उसे खींचेगी, उसे ही हम उसका भार कहते हैं बच्चों। और वस्तु को हम मास कहते हैं, वस्तु के द्रव्यमान को क्या कहते हैं, मास कहते हैं। कहता है किसी वस्तु का भार ध्रुवों पर सबसे अधिक और विषुवत रेखा पर सबसे कम होता है। इसे याद रखेंगे बच्चे, हमने पढ़ा था। ये हमारी पृथ्वी है, ये पृथ्वी, पृथ्वी के ठीक बीचों बीच जो रेखा गुजरती है, इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, विषुवत रेखा के नाम से इसे हम जानते हैं। और हम जानते हैं ये 0 डिग्री अक्षांश को विषुवत रेखा कहते हैं। ऊपर जाएंगे तो 1 2 3 4 बढ़ते हुए ये 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम इसको उत्तरी ध्रुव, इसको नॉर्थ पोल कहते हैं, और इसको हम दक्षिणी ध्रुव मतलब साउथ पोल के नाम से जानते हैं। तो किसी भी वस्तु का जो भार होता है वह विषुवत रेखा पर सबसे कम होता है, क्योंकि विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती है, और सीधी पड़ती है तो इसका चुंबकीय शक्ति का गुण कम लगता है। याद रखेंगे, चुंबक को चुंबकीय पावर खत्म करना हो तो उसको गर्म कर देते हैं, तो चुंबक का चुंबकीय शक्ति खत्म हो जाता है बच्चे। तो ये जिस आकर्षण शक्ति से पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है, तो विषुवत रेखा पर हम बताए थे कि सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती है। इस वजह यहाँ पे चुंबकीय गुण इसका बहुत कम काम करता है, अर्थात यहाँ पे वस्तु का भार जो होता है सबसे कम। लेकिन ध्रुवों की तरफ हम जाएंगे
तो ध्रुवों पर इसका समझ लो कि सूर्य की किरणें काफ़ी तिरछी पड़ती है, ना के बराबर पड़ती है, इसलिए वहाँ वस्तु का भार सबसे अधिक होता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट, परीक्षा में बार-बार पूछता है, किसी वस्तु का भार सबसे अधिक कहाँ होता है? ध्रुवों पर, और सबसे कम कहाँ होता है? विषुवत रेखा पर, याद रखेंगे। और भार के साथ ही थोड़ा-सा बता दूँ बच्चे, कोई वस्तु का भार बदलता है, उसका द्रव्यमान नहीं बदलता है, याद रखेंगे। द्रव्यमान उसका मास जो होता है वो नहीं बदलता है। किसी भी वस्तु को यदि हम पृथ्वी पर रखें, या समझो कि पृथ्वी के विषुवत रेखा पर रखें, या पृथ्वी के समझो कि ध्रुवों पर रख दें, द्रव्यमान उसका हमेशा समान रहता है, मास हमेशा समान रहता है, लेकिन उसका आकर्षण शक्ति के कारण उसका भार बदलते जाता है। जैसे हम चंद्रमा पर जाते हैं, तो चंद्रमा पर अगर 1 केजी का वस्तु हम भेज दें, तो उसका द्रव्यमान 1 ही केजी होगा, लेकिन उसका वेट जो है, भार जो है, वह 1/6 गुना कम हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण शक्ति से 6 गुना कम आकर्षण शक्ति चंद्रमा की होती है। यही वजह है कि यदि किसी वस्तु को हम पृथ्वी पर अगर उछालते हैं और वह 1 फीट अगर उछलेगी तो उसी वस्तु को यदि हम चंद्रमा पर भेज दें, तो 1 केजी की वस्तु को उछालेंगे तो 6 फीट ऊपर उछलेगी, क्योंकि चंद्रमा पर चुंबकीय शक्ति पृथ्वी की अपेक्षा 6 गुना कम होता है, तो चंद्रमा पर वस्तु 6 गुना अधिक ऊपर उछलता है, क्योंकि आकर्षण शक्ति उसमें कम लगती है। यही वजह है, फिर पूछता है परीक्षा में, मैं बता दूं कि द्रव्यमान, मास जो होता है किसी भी वस्तु का, द्रव्यमान जो होता है, वह विषुवत रेखा की बात हो या ध्रुव की बात हो, चंद्रमा पर की बात हो, कहीं भी होगा तो द्रव्यमान उसका एक समान होगा। लेकिन भार अगर हम कहेंगे, उसी को बदल देंगे, नाम अगर वेट कह देंगे, तो वेट में हम निश्चित रूप से जानेंगे कि वेट उसका सब जगह बदल जाएगा। पृथ्वी के ध्रुवों पर सबसे अधिक उसका वेट हो जाएगा, पृथ्वी के विषुवत रेखा पर सबसे कम वेट हो जाएगा। वही वस्तु जिसका द्रव्यमान अगर 1 केजी है, चंद्रमा पर भेज देंगे तो 1/6 गुना उसका वेट हो जाएगा, क्योंकि उसका चुंबकीय शक्ति कम होता है बच्चे। तो इस तरीके से हम भार को ठीक तरीके से समझ गए। चलो बच्चे, फिर मैं पूछता हूँ, बताओ, किसी भी वस्तु का भार सबसे अधिक कहाँ होता है? ध्रुवों पर। ध्रुव माने पोल पर, जितने पोल्स हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। मैं पूछूंगा किसी वस्तु का भार सबसे कम कहाँ होता है, क्या बोलोगे? बहुत बढ़िया, विषुवत रेखा पर या भूमध्य रेखा पर। तो इस तरीके से हम बोलेंगे किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर कितना गुना हो जाएगा, तो लिखेंगे 1/6 गुना हो जाएगा। क्लियर है बच्चे? तो इस तरीके से हम ये समझ जाएंगे कि चूँकि 1/6 गुना नहीं, वस्तु का भार वहाँ जाएगा, तो वहाँ आकर्षण शक्ति इसकी अपेक्षा कम होती है, तो वहाँ 6 गुना ज़्यादा हो जाएगा बच्चे, याद रखना। अब आगे समझो, हम पढ़ने जा रहे हैं घर्षण से क्या समझते हैं, घर्षण क्या है, घर्षण से हानि क्या है। तो कहता है कि घर्षण क्या है जी? किसी भी जगह पे जब हम चलते हैं, तो वह बल जो हमारा विरोध उत्पन्न करता है, उसे ही हम घर्षण के नाम से जानते हैं। जैसे जब हम चलते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो पृथ्वी पर हमारे पैर घर्षण करता है, उसे रोकने की कोशिश करता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? फ्रिक्शन। तो कहते हैं घर्षण के कारण मशीनों के कल पुर्जे जल्दी घिस जाते हैं। अर्थात घर्षण वह होता है जो किसी वस्तु के गति का विरोध करता है। यदि हम साइकिल अगर चला दें, तो साइकिल चलते रहना चाहिए बच्चों, उसका चक्का चलते रहना चाहिए, लेकिन कुछ देर के बाद वो चक्का धीरे धीरे रुक जाता है, क्योंकि उसकी गति का विरोध कौन करता है? घर्षण। पृथ्वी उसे घर्षण के कारण आगे बढ़ने से रोकती है। तो इस तरीके से हम फिर आगे पढ़ रहे हैं बच्चे, घर्षण से लाभ क्या है? तो घर्षण से लाभ भी है बच्चे, कि घर्षण के कारण, इसे समझेंगे, मनुष्य पृथ्वी पर चलता है। अगर घर्षण नहीं रहता है बच्चे, याद करो, यदि हमारे फर्श पे अगर तेल फैला दिया जाए, तो क्या हम लोग चल पाएंगे उस पर? कभी नहीं चल पाएंगे। इसलिए फ्रिक्शन के कारण ही हम पृथ्वी पर क्या करते हैं? चलते हैं। तथा दीवार में खूंटी जो गाड़ी जाती है, वो भी किसके वजह से? घर्षण के कारण, फ्रिक्शन के कारण। यदि वहाँ पे फ्रिक्शन नहीं हो, घर्षण नहीं हो, तो हम
दीवार पर खूंटी भी नहीं गाड़ सकते हैं, कील भी नहीं हिला सकते हैं, पृथ्वी पर चल भी नहीं सकते हैं हम लोग। जैसे ही हमारे पैरों में तेल आ जाता है, तेल लग जाता है बच्चे, देखते हैं हमारा पैर फिसलने लगता है। तो घर्षण का दुश्मन क्या होता है? तेल होता है बच्चों। तो चलो अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं कि भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ है। 16 नंबर क्वेश्चन, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ है बच्चों? बेंगलोर में। याद करो, हम जैसे ही दक्षिण भारत का मानचित्र बनाते हैं, यहाँ पे केरल है बच्चों, यहाँ तमिलनाडु है, और यहाँ पे याद करो ये हमारा कर्नाटक है। कर्नाटक की राजधानी ही कहाँ है? बेंगलोर। और बेंगलोर को में ही भारतीय विज्ञान संस्थान है, साइंस इंस्टीट्यूशन जो कहा जाए, टेक्नोलॉजी सभी यहाँ बेंगलोर है। बेंगलोर को आईटी सिटी के नाम से भी जानते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का महत्वपूर्ण शहर है बच्चे, ये प्रौद्योगिकी नगर के नाम से भी इसे जानते हैं। अब ये क्वेश्चन इसमें कहता है उत्तोलक क्या है? ऐसी व्यवस्था जिसमें किसी भारी बोझ को किसी आलम्ब के इर्द गिर्द बल लगाकर उठाया जाता है तो उसे हम उत्तोलक कहते हैं। माने जब कोई भारी वस्तु हो बच्चे तो उसे डायरेक्ट हम नहीं उठा पाते हैं। जैसे देखो, मानो यहाँ पे कोई चीज़ है, इस वस्तु को उठाना है तो हम क्या करते हैं, एक यहाँ से लाते हैं, एक बांस लगा देते हैं, यहाँ लगा दिए, और यहाँ पे हम कोई यहाँ ये गुटखा वगैरह लगा लेते हैं। आप जैसे यहाँ प्रेशर करेंगे, इस हाथ से इसको दबाएंगे, ये इसको आसानी से ऊपर की तरफ उठा देगा। तो वैसी व्यवस्था जिसमें भारी बोझ को किसी आलम्ब के इर्द गिर्द बल लगाकर, माने इसके यहाँ ये बल हम इसके द्वारा लगा दे रहे हैं, यहाँ पे ये लगाकर, तो इसे ही हम क्या कहेंगे? उत्तोलक के नाम से जानते हैं। फिर हम पढ़ते हैं बच्चे, शक्ति क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट, बार बार शक्ति से संबंधित क्वेश्चन पूछता है बच्चे कि शक्ति क्या है। तो शक्ति को अंग्रेजी में हम पावर कहते हैं बच्चे। कार्य करने की दर को, जो रेट होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। शक्ति का सूत्र होता है कि शक्ति बराबर कार्य इंटू समय, अर्थात पावर इज इक्वल टू होता है वर्क। क्या होता है? वर्क इनटू टाइम। याद रखेंगे, यदि किसी भी वस्तु पर जो हम शक्ति लगाते हैं तो जितना समझ लो कि बच्चे उसमें कार्य में समय से गुणा कर देते हैं तो हमें शक्ति का बोध हो जाता है। शक्ति का मात्रक वाट होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। शक्ति का कई मात्रक होता है और सभी मात्रकों को याद करना है। सामान्य तौर पर शक्ति का मात्रक क्या होता है बच्चे? वाट, WATT, वाट हम कहेंगे इसको, ठीक है ना। अब कहते शक्ति का मात्रक होता है जूल सेकेंड। शक्ति का एक और मात्रक होता है बच्चे, क्या होता है? जूल सेकेंड। इसे भी याद रखेंगे, शक्ति का मात्रक। फिर मशीनों के शक्ति को हॉर्स पावर में मापते हैं। जैसे कोई मशीन होती है बच्चे तो उसके शक्ति को किस में मापेंगे हम लोग? हॉर्स पावर में मापते हैं। और एक हॉर्स पावर में 746 वाट होता है, क्योंकि शक्ति का मात्रक वाट भी है, शक्ति का मात्रक हॉर्स पावर भी है। तो हॉर्स पावर शक्ति की बड़ी इकाई होती है और वाट छोटी इकाई होती है। इसलिए होता है कि एक हॉर्स पावर को HP कहते हैं, इक्वल टू 746 वाट होता है। इसे हम जानेंगे, बार बार परीक्षा में पूछता है, एक हॉर्स पावर में कितना वाट होता है? 746 वाट होता है, इसे भूलेंगे नहीं। तो हॉर्स पावर भी शक्ति का मात्रक है, जूल सेकेंड भी शक्ति का मात्रक है, वाट भी सेकेंड का मात्रक है, और इसमें सबसे छोटा है वाट और सबसे बड़ा क्या मानेंगे? हॉर्स पावर। दरअसल बच्चों, प्राचीन काल में घोड़ा जो होता था ना, घोड़े बहुत शक्तिशाली होते थे, उससे किसी वस्तु को खिंचवाया जाता था। तो एक घोड़ा जो है वह जो शक्ति लगाता था कितना? 746 वाट के बराबर। इसीलिए इसे एक हॉर्स पावर के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया बच्चे। अब हमारा इस पेज में एक और क्वेश्चन है, ऊर्जा क्या है? तो ऊर्जा को हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लास में। क्लियर? तब तक इतना क्लियर करो बच्चे।